कि भरत बेनीवाल पे जो जिन लोगों ने विश्वास किया है आपके भाई पे, उस विश्वास पे मैं हमेशा से खरा उतरा हूँ। बिना कहे जो काम करने चाहिए थे वो मैंने मेरी जिम्मेदारी से किए, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। इसके लिए तो मैं, जब हम पूरे राजस्थान के लिए और भारतवर्ष के जितने युवा हैं उनके लिए जब इतना काम कर सकते हैं तो मैं मेरी जन्मभूमि के लिए तो क्यों नहीं कर सकता। आप संवैधानिक पद देते हैं नहीं देते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन बिना कुछ दिए भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मैंने प्रण लिया है, मैंने जन संकल्प यात्रा चला रखी है, संकल्प लिया है, तो जिन जिन मुद्दों को लेकर संकल्प लिया कि ये संकल्प पूरे करके दिखाएंगे हम, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर एक भी बात में पीछे हट जाए तो जबान का पक्का माना जाता है। भरत बेनीवाल जो चाहे, जो जनता मेरे को, मेरे भाई लोग, जो जनता तो खैर मैं मानता नहीं हूँ, मेरे भाई बहन बुजुर्ग सब जितने भी हैं उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार। मैं आप युवाओं से, मेरे साथी जो भाई हैं, इनके चैनल के माध्यम से भी द सच लाइव जो है आपका अपना जो चैनल है, इसके माध्यम से भी आप सभी को एक जो है अपील करूंगा कि आप सब लोग जाति और धर्म के नाम पे इस तरह से लड़ना बंद करें। साथियों, विकास के मुद्दे की बात करें। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में आए तो पहले ये पूछें कि तू तेरा रिपोर्ट कार्ड बता, आज तक तूने किया क्या है, फिर बात करेंगे हम तेरी जाति जो धर्म की जो बातें कर रहा है उस पर चर्चा हम उसके बाद करेंगे। तो ये इनके चक्कर में आप लड़ना बंद कर दीजिए। ये तुम विधायक बन जाएंगे, आपको लड़वाने से ही ये विधायक बन सकते हैं। ये और बता देता हूँ, ये लड़वा कर ही मंत्री बनेंगे और फिर मंत्री बन के तुम्हें कभी पूछेंगे भी नहीं। ये गायब हो जाते हैं वोट लेकर, लास्ट का जब 6 महीना बचेगा फिर लड़वाने के लिए आ जाएंगे और तुम हमेशा आपस में लड़ते ही रहोगे। तो इस तरीके से लड़ना बंद करो और सभी एकजुट होकर देश की, राज्य की और सभी आम जन की, समाज की, सबकी रक्षा करते हुए और विकास का मुद्दे पर काम करो। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच। राजस्थान की 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिनमें से विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू भी शामिल है। अगर झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू में तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी युवा नेता भरत बेनीवाल जी मौजूद हैं। युवा हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बिल्कुल, नमस्कार। द सच को भी मेरा नमस्कार और उनके जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगा कि ये सच की आवाज़ उठाते हैं, आप इनका भी साथ दीजिए और हम जैसे युवाओं का भी साथ दीजिए जो सदा से युवाओं के लिए, किसानों के लिए और जो है सभी के लिए संघर्ष करते हुए आए हैं। सर, झुंझुनू में उपचुनाव होने हैं और तमाम नेता अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आपकी पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, और भी कई सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सर, आप युवा है, युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं और अगर छात्र हित की बात की जाए और झुंझुनू के कई सारे मुद्दे आपने उठाए हैं, झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में आप युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। अब उपचुनाव होने हैं, आपकी क्या तैयारियां चल रही? जी देखिए, तैयारियां तो खुद नहीं कर रहा मैं, जो युवा मुझसे जुड़ा हुआ है, जो हर गांव, ढाणी, वार्ड, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या हर जगह का कोने कोने का जो युवा झुंझुनू विधानसभा से जुड़ा हुआ है, साथ में जो पूरे राजस्थान का युवा है, वो खुद चाहता है कि युवाओं का एक नेतृत्व है जो है संवैधानिक पद पे बैठे, जिससे युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा पिछली सरकार में रहा, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका जो रही, जिन जिन लोगों की रही, उन सभी को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम मैंने और हमारी टीम ने और हमारे सभी साथियों ने किया। 4 एफआईआर दर्ज हुई, जो चारों एफआईआर आज की तारीख में, जैसे कुछ तो सरकार के द्वारा करी गई थी और बाकी की जो एफआईआर दर्ज है वो मेरे नाम से दर्ज है। मैंने जो है कोर्ट में जाके वो एफआईआर दर्ज कराई। सरकार डायरेक्ट रूप से जो एसओजी को खूब पहले एप्लीकेशंस दी, एसओजी ने कोई ज़्यादा विशेष कार्य उसमें किया नहीं। उसके बाद जब हम कोर्ट गए, हमने सबूत पेश किए, तब जाके जज ने भी माना कि, जुडिशरी ने भी माना कि भी वास्तव में बहुत बड़ा गलत हो रहा है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं रोज़ खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। अभी आरएएस भर्ती का भी बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, उसके भी काफ़ी सबूत पहले हमने दिए थे। और जो एसआई भर्ती है या जो अदर वैकेंसीज हैं, जितनी भी वैकेंसीज है, बड़ी बड़े स्तर पे जितनी वैकेंसीज के आप नाम लोगे, हर वैकेंसी में रीट सबसे बड़ा मामला था, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन मैंने किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, शहीद स्मारक पर हमने लगातार अनशन और धरने किए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट में भी हम गए, फिर सरकार को फैसला लेना पड़ा। तो ऐसे में पेपर लीक के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि सबसे पहले हमारा आंदोलन जो रहता था कि युवाओं के लिए हम काम करें, तो सबसे पहले युवा की डिमांड होती है कि उसको रोजगार मिले। तो रोजगार के लिए हमने आंदोलन किए। 2 लाख से ऊपर भर्तियां आंदोलन से हमने करवाई। लेकिन जो गहलोत साहब ने भर्तियां करी मान लेते हैं, लेकिन उन भर्तियों में या जो भी काम हमने आंदोलन से इनसे करवाए, तो उन्होंने काम किए, ऐसी बात नहीं काम कुछ हुए, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुए हो, लेकिन वो जो बंदर बांट टाइप काम किए, जैसे
कोई पुलिया सैंक्शन किया तो उस पुलिया में बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो गया, या उन्होंने कोई बजट अलग से किसी चीज के लिए सैंक्शन किया तो वो अपने लोगों को लाभ देने के लिए किया। भर्तियां खूब सारी करवाई, लेकिन उस भर्तियों में अपने ही लोगों को जो है इन्होंने, इनकी पूरा जो गैंग बनी हुई थी, जो मगरमच्छ का जाल था, एक बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो अभी तक नहीं पकड़ में आए। लोकेश शर्मा जी जो उनके ओएसडी हैं, जो सारा काम उनका देखते थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से जो है कॉन्फ्रेंस करके भी ये कह दिया कि बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था और सरकार का खुद का उसमें हाथ था। तो इस तरह की जो थी, हमें तो पता चल गया था, तो हम खूब आंदोलन कर रहे थे और हम युवाओं तक इस बात को पहुंचा भी रहे थे। सत्ता पलट में भी यही कारण रहे, हालांकि हमने आंदोलन किए, भर्तियां खूब करवाई, पेपर लीक के खिलाफ कानून भी बनवाया, लेकिन उसको भी अभी तक धरातल पे पूरा लागू होने में धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है। तो वो भी जल्द से जल्द, और पेपर लीक जो है उन पे भी जल्द से जल्द, जो माफिया थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, जो कई, सुरेश ढाका गायब चल रहा है, आप देखिए बोर्ड के आरपीएससी के चेयरमैनों के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो बड़े मंत्री और बड़े राजनीतिक लोग जिनके संरक्षण में, जैसे डीपी जारोली ने रीट में बोला था कि बोले राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, स्पष्ट बोल दिया उन्होंने, लेकिन आज तक डीपी जारोली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो वो जल्दी इन्होंने विश्वास दिलाया कि अभी 10-15 दिन में डीपी जारोली जी को भी लपेटे में ले रहे हैं और कई बड़े लोगों को लेंगे। तो इन पे काम किया, साथ में झुंझुनू के मुद्दों पे जो काम किया हमने, मेडिकल कॉलेज जो है उसके स्तर पे, तो मेडिकल जो कॉलेज है लेके आया मैं झुंझुनू जिले में, यहीं लोगों की जो है जयपुर तक रेफर करने से पहले यहीं डेथ हो जाती थी। मेरे इतने भाई थे, जो अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों के फ़ोन आते थे, झुंझुनू के भी लोगों के फ़ोन आते, भाई साहब ब्लड की ज़रूरत है। हम लोग दुखी हो जाते थे कि भी चलो भाइयों को ब्लड की व्यवस्था की, कई बार तो ऐसा हो गया रास्ते में पेशेंट की मौत हो गई, हमने व्यवस्था ही करी। तो ऐसे करते करते बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर इन मुद्दों पे, नहर के मुद्दे पे काम किया, लेकिन जो है युवा जो जुड़ता गया हमसे, हमने इन मुद्दों पे काम किया, नहर की डीपीआर बननी शुरू हो गई, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। भरत बेनीवाल जो है युवा है, युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं। बिल्कुल। अब झुंझुनू के युवा ये चाह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व भरत बेनीवाल जैसा युवा करे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया, इतना काम किया तो वो युवा जुड़ गए। अब वो युवा ये चाहते हैं कि संवैधानिक पद पे बिठाएं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाएं जो आज चूरू, बाड़मेर, आप जैसे साथी लोग हैं जो बाड़मेर से आते हैं, आपने देखा होगा, कंपैरिजन करेंगे तो बाड़मेर बहुत पीछे था काफी समय पहले, और आज बाड़मेर झुंझुनू से भी 2 गुना आगे निकल चुका है। सीकर बहुत आगे निकल गया, चूरू बहुत आगे निकल गया। सीकर और चूरू में मेडिकल कॉलेज आ गए। मेडिकल कॉलेजों को लाने वाले हम लोग, झुंझुनू वाले भी, हमने 2015-16 में मेरे नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जब मैं मेडिकल एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट बना स्टूडेंट्स का, तो उस वक्त हमने आंदोलन किया कि भी आप एलोपैथी का इलाज जो है, चाहे आयुर्वेद हो, डॉक्टर्स हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो, यूनानी डॉक्टर्स हो, इन सबको एलोपैथी के इलाज लिखने का भी जो बेसिक दवाइयां हैं उनको लिखने का मौका मिले। नर्सेज हैं जो है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी बहुत थी उस वक्त, तो उसको दूर करने के लिए हम चाहते थे कि एलोपैथी की जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी इनको, जो गाँव में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। सबसे मूल ढांचा होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 मुद्दों पे काम सरकार को करना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज की तारीख में जो एसेंशियलिटी है वो यही है। तो ऐसे में इस पे काम नहीं हो रहा था। हमने प्रयास किया कि भी सरकार को बताएं, तो उस टाइम जेपी नड्डा जी चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे दिल्ली केंद्र में, तो हम जेपी नड्डा जी से मिले, उनको समझाया कि भाई आप जब बाहर से विदेश में बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, उन बच्चों को आप यहीं इंडिया में ही करवाइए ना। 40 से 50 लाख रुपए अपने देश का बाहर जा रहा है, तो वो देश में पैसा रह जाएगा। दूसरा, भाई यहीं आप मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए हर जिला स्तर पर, और 40 से 50 लाख भी फीस के हिसाब से, उससे थोड़ी कम फीस में आप यहाँ पे रख लीजिए, उसी पैसे में प्रोफेसर भी आ जाएंगे, उनको भी सैलरी दे पाओगे, आप जो है हॉस्पिटल्स में सुविधाएं उनको भी दे पाओगे। और एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 430 बेड का हॉस्पिटल या 500 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, तो उस बेड का हॉस्पिटल जो चाहिए, तो साफ बात है कि मेडिकल कॉलेज हर जिला स्तर पे आती है, तो हॉस्पिटल भी बड़ा करना पड़ेगा और बड़े सर्जन आएंगे, बड़े डॉक्टर्स। तो हमें ये था कि उम्मीद कि भी ये सारा काम होगा स्टार्टअप, उनको पसंद आई ये बात कि भी पैसा भी हमारा ज़्यादा कोई खर्च नहीं हो रहा, पैसा जो है फीस से आ जाएगा, उससे प्रोफेसर भी आ जाएंगे, स्टाफ भी आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। और आज देख लिया 27 मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहीं हैं तो राजस्थान में। सर, अगर झुंझुनू विधानसभा की बात की जाए तो 2018 में बीजेपी ने राजेंद्र भामू जी को टिकट दिया, बिल्कुल, और 2023 में बबलू चौधरी जी को दिया, बिल्कुल, और दोनों ने बगावत की। आपको क्या लगता है कि एक पार्टी के 2 उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार बगावत करते हैं, तो इस वजह से हार का सामना करना पड़ता है। अब उपचुनाव होने झुंझुनू विधानसभा में, और भरत बेनीवाल युवा है, युवाओं का नेतृत्व करेंगे, और युवा भी ये चाहते हैं कि हमें भरत बेनीवाल जैसा नेतृत्व मिले। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए झुंझुनू विधानसभा से, तो पुराना चेहरा रहा करता था, अब नया चेहरा रहेगा, लेकिन लोगों की यही उम्मीद है कि उसी परिवार से रहेगा। अब भरत बेनीवाल के सामने, अगर भरत बेनीवाल के ऊपर अगर अपनी पार्टी यानी बीजेपी विश्वास जताती है, तो युवा भाई युवा सामने रहेंगे, तो कैसा मुकाबला रहेगा सर?
जी मुकाबला तो होगा ही नहीं है मान लीजिए, क्योंकि हमने काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, किसान वर्ग के लिए भी काम किया है, नहर के मुद्दे पे भी हमने काम किया है। आज आप मेरे होर्डिंग्स देखेंगे ना पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, आपने देखे भी होंगे, पहला ऐसा शख्स होगा जिसने मुद्दों के होर्डिंग्स लगा रखे हैं कि भाई पहला मुद्दा नहर का सोल्यूशन मुझे चाहिए, पानी का हम संकल्प लेते हैं। मैंने विश्वास दिलाया लोगों को, युवाओं को कि भी हमने पहले जो कामों का बेड़ा उठाया, मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए तो लेकर आए। हमने देरवाड़ा ट्रीटमेंट प्लांट से आंदोलन शुरू किया था, ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ दे दिया गया था, यानी सीकर और चूरू की मेडिकल कॉलेजों का कचरा यहाँ डिस्पोज करने के लिए प्लांट लगा रहे थे। तब हमने ये मैंने प्रण लिया था 2017-18 में कि भाई हमें तो कचरा दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजों का और मेडिकल कॉलेज दूसरे सभी जिलों को, तो पहले तो मैं मेडिकल कॉलेज लेके आऊँगा। हम लेकर आए, हम अपनी बात पे कायम रहे। बड़ा आंदोलन था वो, राजस्थान झुंझुनू जिले का आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन वही हुआ था। हम कलेक्ट्रेट पे ट्रैक्टर लेके चढ़ाई कर दी थी जब मोदी जी की सभा भी थी, वसुंधरा जी की भी सभा थी उस वक्त के दौरान। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेपर लीक के खिलाफ बहुत काम किया, उसके बाद हमने भर्तियां भी खूब करवाई, सारे काम किए खूब। तो अब जो मुद्दे हमने बताए, हम लोगों को भी विश्वास है कि जो आदमी इतने काम करवा सकते हैं, आज मंत्री विधायकों से ऊपर जो है लेवल के काम हो सकते हैं, बिना किसी संवैधानिक पद के लोग कर सकते हैं इतना बड़े काम। तो हम जो युवा है उसको पता है कि भी इनको संवैधानिक पद पे बिठाएंगे तो बहुत आगे ये लोग लेकर जाएंगे झुंझुनू को, और झुंझुनू के परिवर्तन का समय भी आ चुका है। बीजेपी अगर भरत बेनीवाल पर विश्वास जताती है तो अपन झुंझुनू विधानसभा की अगर बात करें तो झुंझुनू विधानसभा में भरत बेनीवाल के जो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? जी देखिए, मुख्य मुद्दा तो सबसे पहले ये ओवरब्रिज का है, रेलवे ओवरब्रिज का। 3 दिन पहले मैं अश्विनी वैष्णव जी जो है केंद्रीय जो रेल मिनिस्टर हैं उनसे मिला हूं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये ओवरब्रिज जो है हम राजस्थान सरकार के साथ बैठकर करेंगे। राजस्थान सरकार में यूडीएस मंत्री जी जावरलाल खरा जी ने एक ही बात कही थी कि रेलवे मंत्री जी जो है उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए आप, और हमने उन दोनों की अब आपस में बात भी करवा दी है। जो यहाँ के जीएम है वो जो रेलवे के, उनसे भी बात हो गई है, दोनों के बीच में अब मीटिंग होनी है बहुत जल्द। वो मीटिंग होकर इसका समाधान जो है 15-20 दिन में, शायद महीने भर में इसका समाधान हो जाएगा। इसमें बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, पहले टेंडर अलग हो गया था, अब दोबारा से टेंडरिंग होनी है, कई प्रोसेस वापस से होने हैं इसके अंदर। तो 60-40 के हिसाब से रेशो से पैसा आना था इस ब्रिज का, तो वो रेलवे ओवर ब्रिज का, तो वो 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार, तो इसके हिसाब से पैसा आना था। तो उसमें भी अभी डिस्प्यूट हो रहा था, जो क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग जो है शहरी विकास मंत्री यानी कि यूडीएस मंत्री जो है जो जावरलाल खर्रा जी, वो जो है इसमें पैसा करेंगे, साथ में रेलवे मिनिस्ट्री से पैसा आएगा। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा मुख्य रूप से जो है पानी भराव का, जो रहता है हमेशा से। ये पानी भराव के मुद्दे दे देते हैं, ये एप्लीकेशन भी दे देते हैं कलेक्टर साहब से, आगे आज तक किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी इन मुद्दों को लेके। हम सीधा केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रियों और सीएम तक जाते हैं और हमेशा हर मुद्दे का सोल्यूशन कराते हैं। और उन मंत्री और सरकार भी हमारे काम इसलिए करते हैं कि इनको पता है कि इनका काम नहीं किया तो ये आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत हावी हो रहे हैं हम हमेशा से, आंदोलन लेवल पे भी और सब लेवल पे। झुंझुनू में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि झुंझुनू में पानी और बिजली की ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर आप जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये भी एक आपके लिए एक मेन मुद्दा रहेगा। इसको लेकर आप लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगा कि भरत बेनीवाल पे जो जिन लोगों ने विश्वास किया है आपके भाई पे, उस विश्वास पे मैं हमेशा से खरा उतरा हूँ। बिना कहे जो काम करने चाहिए थे वो मैंने मेरी जिम्मेदारी से किए, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। इसके लिए तो मैं, जब हम पूरे राजस्थान के लिए और भारतवर्ष के जितने युवा हैं उनके लिए जब इतना काम कर सकते हैं तो मैं मेरी जन्मभूमि के लिए तो क्यों नहीं कर सकता। आप संवैधानिक पद देते हैं नहीं देते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन बिना कुछ दिए भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मैंने प्रण लिया है, मैंने जन संकल्प यात्रा चला रखी है, संकल्प लिया है, तो जिन मुद्दों को लेकर संकल्प लिया कि ये संकल्प पूरे करके दिखाएंगे हम, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर एक भी बात में पीछे हट जाए तो जबान का पक्का माना जाता है। भरत बेनीवाल जो चाहे, जो जनता मेरे भाई लोग, जो जनता तो खैर मैं मानता नहीं हूँ, मेरे भाई बहन बुजुर्ग सब जितने भी हैं उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात को, सारे काम हम करवा कर लाएंगे जो मुद्दे हैं। जी सर, अगर बीजेपी आप पर विश्वास जताती है तो अगर आपकी ही पार्टी के, जैसे पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो आपकी ही पार्टी के उम्मीदवारों ने बगावत की है, अगर भरत बेनीवाल पर बीजेपी विश्वास जताती है, भरत बेनीवाल की पार्टी के ही अपने ही साथी अगर बगावत करते हैं तो भरत बेनीवाल फिर क्या करेंगे? जी देखिए, बगावत की तो इस बार सिचुएशन आने वाली है नहीं। वैसे ये बातें तो खैर अभी एक तरीके से परसेप्शन है, लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है कि भाई ये सीट में इस बार वो फिर जैसे हमेशा बागी खड़े होते हैं वैसे बागी खड़े हो जाएंगे, या कुछ और हो सकता है। कोई अंदरूनी कोई गिना चुना कोई गड़बड़ करता है हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी पार्टियां हो। कुछ लोगों को होता है कि ये इस बार हार जाए तो अगली बार मुझे मौका मिल जाए, वो इस तरह के होते हैं। लेकिन लीडर अगर मजबूत होगा, फेस मजबूत होगा सामने, ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट होते हैं और सभी लोग साथ भी देना चाहते हैं।
हर बार क्या है, जो जैसे जो व्यक्ति कई बार क्या है हावी रहता है, अच्छे से तैयारी किसी की हो गई और दूसरे को टिकट मिल गया तो दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर आपस में जो है मनमुटाव रहता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, अभी उपचुनाव है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो जनता को भी ये पता है कि हमारा काम किस तरह से होना है। वो इस चीज़ को इस बार दरकिनार करेंगे कि भाई इस तरह की जो मनमुटाव वाली बात है वो आप अपने घर जाके करो। भाई जनता हमें इस बार जो है पार्टी को देखते हुए वोटिंग करेगी, क्योंकि उनको विकास चाहिए। झुंझुनू विकास में बहुत पिछड़ चुका है और ये हमारे पास सही मौका है। और मैंने ही एक अभियान चलाया था आज से 2 महीने पहले कि भाई मैंने विकास कार्यों के बोर्ड लगा दिए, तो जो भी मंत्री यहाँ से गुजरे, जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बीजेपी का यहाँ से गुजरे, उसकी नजरों में ये मुद्दे जाने चाहिए। मैंने सिर्फ बैनर जिंदगी में पहली बार इसीलिए लगाए, नहीं तो मैं नहीं लगाता, लोग लगाते हैं। कोई कहता है जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, कोई कहता है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कोई कह रहा है ईद की शुभकामनाएं। अरे भाई जी, थे ईद बनाओगा जदी मारी ईद बनेगी के, थे मारी दिवाली बनाओगा जदी दिवाली बनेगी के, थे मारी जन्माष्टमी बनाओगा जदी जन्माष्टमी बनेगी के। मैं मारो कमावांगा, मेहनत करांगा, सब लोग में एक दूसरे में प्यार हूँ रहूंगा समाज में, जद मारी दिवाली बनेगी, जद मारी ईद बनेगी, जद मारी जन्माष्टमी बनेगी। बैनर पोस्टर लगाना है तो विकास कार्य का बनाओ ना, लगाओ कि मेरे झुंझुनू में जिस प्रत्याशी को वोट चाहिए ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो आदमी मेरे लिए साथ देगा, विकास का कार्य करेगा, भाई ये मुद्दे हैं। और जनप्रतिनिधि जी हाथ जोड़ के यूं फोटो लगाते हैं। अरे बेनीवाल जी का ये कहना है कि ऊपरली फॉर्मेलिटी मत करो, जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को उठाओ। बैनर लगा लेते हैं और दावेदारी ठोक देते हैं, ऐसे नहीं होता है भैया। जनता समझदार हो गई है, सब लोगों को समझ है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, कौन कितना काम कर सकता है। सर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस उन्हीं लोगों को रटे रटाए टिकट देती है हमेशा। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो हर बार हर जगह हर युवा को, हर उम्मीदवार को जो पार्टी में काम करता है उसको मौका दिया जाता है। अगर आपकी पार्टी आप पर विश्वास जताती है और राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, तो सर इसलिए लोगों की उम्मीदें आप पे इस वजह से टिकी हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी विश्वास जताएगी बढ़िया बात है, और फिर भी जो मेरे से जितना बन पाएगा, मैं मेरे झुंझुनू के लिए काम करने आया हूँ। मैं विकास के मुद्दे पे काम करूँगा, चाहे कोई विश्वास जताएं, ये लोग नहीं जिताएं। मुझे इतना विश्वास है कि मैंने पहले जो काम किए हैं उससे तो 1/4 पावर भी अगर मैं लगा दूंगा, जो पहले वाले आंदोलन किए हैं उसका 1/4 भी काम करूंगा, भागदौड़ करूंगा, सिर्फ भागदौड़। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारा चुनावी सिस्टम क्या रहा है, हमारे देश का सिस्टम और हमारे राजस्थान का सिस्टम और जो राज्यों का सिस्टम है, उसमें राजनीति का जो सिस्टम है वो इतना घटिया। आप देखिए, हर गांव गली और जहां भी ढाणी में आप जाएंगे तो वहां पे जो राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति वो व्यक्ति कर रहा है जो बिल्कुल फ्री है, बदमाशी करता है, इधर उधर ऊंची नीची हरकतें करता है। बदमाश टाइप लौंडे जो होते हैं, जो घूमते हैं गाँव में, सभी नहीं कहता मैं, 50 से 60%, 70% ऐसे लौंडे होते हैं या बदमाश होते हैं जो नेताओं के चक्कर लगाएंगे। एक गाड़ी, ब्लैक गाड़ी ले ली, आगे पीछे घुमा रहे हैं, वाइट गाड़ी ले ली, आगे पीछे घुमा रहे हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज ले लेते हैं और उन नेताओं के जो है पीछे पीछे डोलते रहते हैं। फिर आने वाले वक्त में वही नेता उनको संरक्षण देते हैं। अब गांव में, पंचायत में कहीं बदमाशी होगी तो उनमें उनका रोल रहता है, फिर नेताजी पक्ष ले लेते हैं ऊपर से उनका, फिर धीरे धीरे उन्हीं को वो सरपंच बना लाते हैं, पार्षद बना लेते हैं, इसी तरह के। फिर उन्हीं में से जो 60-70% फर्जी टाइप के लोग बता रहा हूँ मैं, फिर उन्हीं में से कोई लोग विधायक बनेंगे आने वाले टाइम में, उन जो सरपंच पार्षद बनेंगे भविष्य में। फिर उनमें से जो छठवां लौंडा होगा, बदमाश टाइप होगा, वो फिर सीएम लेवल पे भी जाएगा, मंत्री लेवल पे भी जाएगा। इस तरह के जो हरकतें करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है राजनीति में आ जाते हैं। फिर अपन जनता क्या कहते हैं कि हमारा तो काम नहीं हो रहा। अरे काम होगा कैसे? हम चुन के ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं। हम जो पॉलिटिक्स है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। जाति धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन सबको, सिस्टम को हटाकर और बहुत अच्छे से जो है हम भारतीय जनता पार्टी को भी लेके आएंगे और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, लघु उद्योगों का जिस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिलवाने का भी मैं काम कर रहा हूँ अभी सब जगह से, कि अच्छा सा कोई जो है कोई वो कर सके और दूसरे कार्य जो अच्छे से अच्छे बेस्ट करवा सके जो झुंझुनू के लिए, हम हर कार्य को करवा। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो खराब किस्म के माहौल बिगाड़ने वाले तो यहाँ तक के उनके नेताओं के चक्कर में आके उनके चक्कर काटते हैं और आगे तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से सर पूरे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हमारे मुल्क की, हमारे देश की बात की जाए तो सर पूरे मुल्क के अंदर ये हालात बने हुए हैं। आपसी आप राजनीति में देख लो या लोगों में देख लो, एक ऐसा माहौल बन गया है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल तो अभी जो है कुछ लोगों को फायदा होता है। अब जैसे आप देखिए, झुंझुनू विधानसभा का ले लीजिए या कोई दूसरी विधानसभाओं का ले लीजिए, अभी आप बाड़मेर का ले लीजिए। बाड़मेर, नागौर, उधर इतनी गंदी स्थिति आ गई थी, जाट राजपूत लड़ रहे हैं, उधर दौसा साइड में उधर गुजर मीणा लड़ रहे हैं आपस में, कहीं जनरल एससी लड़ रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है। लड़ने से फायदा किसको हो रहा है? नेताओं को।
जी। हम ग्राउंड पे सब लड़ रहे हैं, वो नेता चुनाव लड़ता है, आपस में लड़वाता है। अभी आएंगे, जातियों के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देंगे, जी। कोई तेजा जी के गाने पे नाचेगा। मैं खुद कहता हूँ आप तेजा जी के गाने पे नाचिए, कोई ऐतराज नहीं, खूब नाचिए, मैं भी नाचता हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सौहार्द की भावना की बात कीजिए, आप विकास के मुद्दे की बात कीजिए। आप आपस में जो गलत स्टेटमेंटबाजी देकर और जो आपस में युवाओं को साथ जो बैठते थे, एक थाली में खाते थे। मेरे साइड में जो है गांव में खेत है, वो नरपत सिंह शेखावत का है, राजपूत भाई का है जस्ट, और मेरा लंगोटिया यार है। मेरे पिलानी में भी मेरे मम्मी पापा की सर्विस रही है, तो मैं वहाँ भी रहा हूँ, मेरी एजुकेशन वहाँ से भी हुई है। तो वहाँ पे साइड वाला घर है, वो अनिल भाटी है, मुकेश भाटी, दोनों भाई हैं। साथ में विजयपाल जी गौड़ हैं, प्रताप जी अंकल है, सब राजपूत है। इधर एससी वालों के भी घर हैं, उधर पीछे मुस्लिम भाइयों के भी घर हैं। तो एक बात बताइए, जब हम एक थाली में खाते थे बचपन से, अभी 4-5 साल से जब हम देखने लगे हैं जो माहौल है, जाट राजपूत भाइयों की आपस में लड़ाई रहने लग गई, आपस में बैठना पसंद नहीं कर रहे। कई आसपास के इलाके झुंझुनू के जहाँ पे ये माहौल क्रिएट हो गया, नागौर में, बाड़मेर साइड में ऐसे माहौल क्रिएट हो गए। यार मतलब किस चीज़ की लड़ाई है? ये तो लड़वा दिया, लेकिन वो नेता आधी रात को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो जाएगा या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएगा, हैं? और रात को ही वो लोग साथ बैठ के खाना, हम जयपुर देखते हैं, उनको दिल्ली देखते हैं, हम तो दिल्ली जयपुर ज़्यादा रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड के साथ साथ हम वहाँ भी रहते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं और उनको देखते हैं। जब वो तो साथ बैठे मिलते हैं, आपस में स्टेटमेंट अपने चुनाव के हिसाब से खुद ही दिलवा लेते हैं स्टेटमेंट, ऐसे भी नेता है, और खुद दिलवा के उनको लड़वा देते हैं। और वो बच्चों की जो हालात है, बहुत बुरे हालात है। मैं आप युवाओं से, मेरे साथी जो भाई हैं, इनके चैनल के माध्यम से भी द सच लाइव जो है आपका अपना जो चैनल है, इसके माध्यम से भी आप सभी को एक जो है अपील करूंगा कि आप सब लोग जाति और धर्म के नाम पे इस तरह से लड़ना बंद करें। साथियों, विकास के मुद्दे की बात करें, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में आए तो पहले ये पूछें कि तू तेरा रिपोर्ट कार्ड बता, आज तक तूने किया क्या है, फिर बात करेंगे हम तेरी जाति जो धर्म की जो बातें कर रहा है उस पर चर्चा हम उसके बाद करेंगे। तो ये इनके चक्कर में आप लड़ना बंद कर दीजिए। ये तुम विधायक बन जाएंगे, आपको लड़वाने से ही ये विधायक बन सकते हैं। ये और बता देता हूँ, ये लड़वा कर ही मंत्री बनेंगे और फिर मंत्री बन के तुम्हें कभी पूछेंगे भी नहीं। ये गायब हो जाते हैं वोट लेकर, लास्ट का जब 6 महीना बचेगा फिर लड़वाने के लिए आ जाएंगे और तुम हमेशा आपस में लड़ते ही रहोगे। तो इस तरीके से लड़ना बंद करो और सभी एकजुट होकर देश की, राज्य की और सभी आम जन की, समाज की, सबकी रक्षा करते हुए और विकास का मुद्दे पर काम करो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता भरत बेनीवाल जी, जिनका जनता को ये मैसेज है कि आप नेताओं के चक्कर में अपने भाईचारे को ख़त्म ना करें, नेताओं के चक्कर में अपने साथ में बैठना उठना ख़त्म ना करें, क्योंकि नेताओं की मीटिंग आज आपके सामने खिलाफ है तो शाम को जाकर वो जयपुर या दिल्ली में एक ही रूम में बैठकर उनकी एक साथ मीटिंग होती है। और भरत बेनीवाल जी का ये कहना है कि विधानसभा में अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं विकास के मुद्दों को लेकर, भाईचारे को लेकर, झुंझुनों को आपस में जोड़ते हुए चुनावी मैदान में उतरूंगा। हमारा आशीर्वाद भरत बेनीवाल जी भाई के साथ में है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।